यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बताऊं तो मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। आज हम लोग बेसिकली अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे एमए इन इकोनॉमिक्स। आई रिपीट, एमए इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम इग्नू। जो लोग गाइड इग्नू से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, गाइड मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जो लोग इग्नू से मास्टर्स कर रहे हैं, एमए इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, गाइड उनके सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट आता है दैट इज MEC 007। इट इज अ कोड एंड गाइस सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। आई रिपीट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस गाइस। इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का गाइस हम लोग आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। गाइस इससे पहले की भी गाइस वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, और गाइस उन सब डिस्कशंस को आपने बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है गाइस। बहुत अच्छे अच्छे आपने कमेंट्स करे हैं, एंड जो भी आप हेल्प हम लोगों से ले सकते थे गाइस, आप लोगों ने हेल्प ली है। तो गाइस आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, MEC 007। गाइस एक चीज और मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ गाइस यहाँ पर। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिस्टेंस लर्निंग से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स इसलिए कर रहे हैं कि उनको उनको इसके मार्क्स को इस्तेमाल करके आगे कुछ करना है। जैसे एग्जांपल हो सकता है आगे आपको जॉब करनी है तो उसके लिए मास्टर डिग्री जरूरी है, या अगर आपको टीचिंग करनी है स्कूल या कॉलेज की तो मास्टर डिग्री की नीड है, फिर मार्क्स वहां पे इंपॉर्टेंट है। या अगर हो सकता है आपको कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में बैठना है तो वहां पे आपकी मास्टर डिग्री की नीड है, प्लस उसके मार्क्स मैटर करते हैं। सो गाइस मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस से MA इन इकोनॉमिक्स करते हैं या फिर मास्टर्स करते हैं, उनका गाइस एक मतलब ऑब्जेक्टिव इतना ही होता है कि एक तो उनको डिग्री चाहिए होती है प्लस विद डिसेंट मार्क्स, ठीक है। एटलीस्ट फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन, गाइस सब लोग फर्स्ट डिवीजन का टारगेट करते हैं कि भाई फर्स्ट डिवीजन तो आ जाए, ठीक है। 95% भी बहुत सारे लोग टारगेट नहीं करते, बट ट्राई करते कि भाई ठीक है 70 प्लस आ जाए, हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन गाइस आपको पता है इग्नू में 70 प्लस लाना बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। लेकिन गाइस वो चीज मुश्किल है, नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर गाइस आप लोग अपनी स्टडीज को इस पैटर्न पर करोगे कि आप जो पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो गाइस आप पढ़ते भी थोड़ा कम समय ही हो, सबको पता है गाइस डिजिटल लर्निंग का मतलब ही होता है कि आप ऑलरेडी किसी किसी और चीजों में बिजी हो, एंड ये डिजिटल लर्निंग में आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो बस एग्जाम टाइमिंग में ही पढ़ोगे, पूरा साल शायद कोई स्टूडेंट पढ़ता होगा, ठीक है ना गाइस। तो बेसिकली आपके लिए एफिशिएंट स्टडी करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन द एफिशिएंट स्टडी। सो डोंट वरी गाइस, सेमिकॉन क्लास इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो गाइस हम लोग आपके लिए यहाँ पे डिस्कशन लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो गाइस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ पे देखिएगा। और गाइस हम लोगों ने बहुत अच्छी चीज क्या करी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यूनिट वाइज कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, यूनिट वाइज। इससे गाइस आपको फायदा क्या मिलेगा कि जब आप यूनिट वाइज स्टडी कर रहे हो, क्योंकि गाइस आप कितना भी पास्ट ईयर पेपर को देख लो, क्योंकि लेकिन गाइस जब तक आप लोग सिलेबस की शक्ल एक बार नहीं देख लेते, वो बुक्स की शक्ल एक बार नहीं देख लेते, तब तक गाइस आपको फीलिंग नहीं आती, ठीक है गाइस, पढ़ने की। तो इसलिए गाइस हम लोगों ने क्या किया है, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई है जो बहुत बार बेसिकली पूछे जा चुके हैं और हमारे हिसाब से और आगे पूछे जा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो गाइस जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट गाइस हमारी दैट इज यूनिट नंबर 1 फ्री ट्रेड थ्योरी गाइस, ठीक है। यूनिट नंबर 1 फ्री ट्रेड थ्योरी गाइस, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, यू नो गाइस। मैं यूनिट का नेम बताऊंगा और उस यूनिट में जो टॉपिक है उसका नेम बताऊंगा, ठीक है। और उस टॉपिक में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच यूनिट इज मोर स्कोरिंग एंड विच वन इज नॉट वेरी वेरी स्कोरिंग, ठीक है। मतलब कौन सी यूनिट बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करवा सकती है, कौन सी यूनिट बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं करवा सकती। तो गाइस ये सब चीजें मैं आपसे डिस्कस यहाँ पे अभी करूंगा, ठीक है गाइस। तो इस चीज को दिमाग में रखना, दैट इज यूनिट नंबर 1 फ्री ट्रेड थ्योरी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज गाइस, ठीक है। तो इसके बेसिकली जैसे आप देखें तो यहाँ से 4 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं जो पूछे हुए हैं और जो आगे एक्सपेक्टेड है। अगर आप एक चीज ध्यान दें तो यहाँ पे गाइस ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी है। आप लोगों को पता होना चाहिए ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी हर वो थ्योरी है जिस थ्योरी के अंदर
परफेक्ट कंपटीशन कंसेप्ट लगा है। तो guys, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे ट्रेड चल रहा है। आपको पता है ट्रेड, और ट्रेड गाइस मार्केट में होता है, और मार्केट का आपको पता ही है कि मार्केट में नेचर होता है मार्केट का, भाई परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हो सकती है, मोनोपोलिस्ट हो सकती है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव हो सकती है, ओलिगोपोलिस्टिक हो सकती है, बिलेटरल हो सकती है, मतलब a lot of types of markets are there। लेकिन गाइस यहाँ बात वो करते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी की, तो ध्यान रखना ट्रेडिशनल थ्योरी दैट थ्योरी यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन चलता है, ठीक है। वो डेविड ह्यूम हो सकते हैं, क्लासिकल्स हो सकते हैं, उसके बाद में हेक्सचर ओलिन हो सकते हैं, यानी जितना भी कंसेप्ट चलेगा वो ट्रेडिशनल थ्योरी में चलेगा जिनमें परफेक्ट कंपटीशन का यूज लगे हैं, ठीक है। एडम स्मिथ हो गए, डेविड रिकार्डो हो गए, हेक्सचर ओलिन हो गए, सैमुअल टॉपलर हो गए, ठीक है, लियोन्टिफ हो गया, लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट डिस्कस्ड दिस ट्रेडिशनल थ्योरी हियर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सेम गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गाइस आई रिपीट, गाइस ये जो यूनिट है, अब मान के चले 12 नंबर की यूनिट है गाइस, ये मेरे हिसाब से मैं इस पे 100% गाइस गारंटी ले सकता हूँ, 100% गाइस मैं यहाँ पे गारंटी ले सकता हूँ कि इस यूनिट से एक क्वेश्चन 12 नंबर का जरूर फ्रेम्ड होगा, 20 नंबर का भी हो सकता है, लेकिन वो 20 नंबर के लिए हो सकता है कुछ कनेक्टिविटी कर दे यहाँ पर, और आप मिनिमम 12 नंबर मांग के चलो, ठीक है गाइस। उसमें फ्री ट्रेड थ्योरी का कंसेप्ट हो सकता है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का कंसेप्ट हो सकता है, ट्रेडिशनल थ्योरी का कंसेप्ट हो सकता है, हेक्सचर ओलिन का कंसेप्ट हो सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट हो सकता है। मोरलेस गैस अगर आप यहाँ से देखें वो सब चीजें कॉमन ही कंसेप्ट के लिए, कॉमन ही टॉपिक आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे थर्ड क्वेश्चन, ऐसे फोर्थ क्वेश्चन, एडम स्मिथ एंड रिकार्डो, एडम स्मिथ एंड रिकार्डो का इनके बीच में डिफरेंसेस, ठीक है। एडम, मैं आपको बता देता हूँ, बड़े लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरी है, लिस्ट अगर हम सीक्वेंस वाइज बात करें तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स आए थे वो आए थे डेविड ह्यूम, ठीक है, इन 1756। लेकिन इन्होंने बहुत कम डिस्कशन किया था, लेकिन बहुत पहले डिस्कशन किया था। उसके बाद में आया था एडम स्मिथ, इन्होंने डिस्कशन किया था, और जस्ट आपको आइडिया होगा तो 1776 द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी जो बुक थी, वहां से इन्होंने चीजों को डिस्कशन करना स्टार्ट किया था, ठीक है, ठीक है। यू नो रिकार्डो गाइस इन 18th सेंचुरी, रिकार्डो भी गाइस उन्हीं टाइमिंग में आए थे, ठीक है। तो दीज आर द इकोनॉमिक जिन्होंने अपने अपने व्यूज डिस्कस किए। तो गाइस देखो डेविड ह्यूम का डिस्कशन तो है नहीं, क्यों नहीं है गाइस, इनका सिर्फ सिंपल एक आर्टिकल था, दैट वाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इनका एक आर्टिकल था, जिसके बिना पर हम लोग इनको कह सकते हैं कि भाई ही वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड की बात करी। लेकिन गाइस आफ्टर दैट एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो बहुत कुछ डिस्कस किया इन्होंने गाइस, बहुत बहुत कुछ, ठीक है। तो इसलिए गाइस ये इंपॉर्टेंट है। मान के चलो अगर 12 नंबर की ये यूनिट है तो कुछ नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा 12 से 20 नंबर क्वेश्चन यहीं से आ जाए कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का। लेकिन गाइस हेक्सचर ओलिन इज अनदर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज गाइस आपको मालूम होना चाहिए कि हेक्सचर ओलिन को गाइस नोबेल मिला था, ठीक है। ओलिन जो नोबलिस्ट है, नोबेल मिला हुआ ओलिन को, एंड ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिक जिन्होंने काफी ठीक ठाक डिस्कशन किए। एंड इनका जो मॉडल था, इनका मॉडल बहुत बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ। कुछ डिसएडवांटेज भी थी, ऑब्वियस बात है कि हर थ्योरी में ट्रू फॉल्स होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, डिसएडवांटेजेस होती हैं, तभी तो क्या दूसरा इकोनॉमिक्स एक पहले वाले को क्रिटिसाइज कर सकता है। लेकिन गाइस फिर भी अगर आप देखें तो हेक्सचर ओलिन is also a very very important concept in exam point of view as well as in a नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है गाइस। क्योंकि गाइस अगर आप इन सब नॉलेज को आगे इस्तेमाल करना चाहोगे तो गाइस आगे भी आपको गाइस बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 समझ लो गाइस, 3 4 5 6, हाँ एक बार ये इसे छोड़ के ये जो 1 to 5 अगर आप ध्यान दें तो हेक्सचर ओलिन और बेस्ड, टू कंट्रीज शेयर द सेम टेक्नोलॉजी and the markets are perfectly competitive guys, ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। you have to use these words, okay guys, you have to use these words in your answer writing। जब आप लोग गाइस अपना आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो गाइस आप लोगों को ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव वाली बात लिखनी पड़ेगी। गाइस देखो टेक्नोलॉजी वाली बात इन्होंने जैसे यहाँ पे एक एक्सेप्शन लिया है, देखिए एक्सेप्शन, टेक्नोलॉजी सेम नहीं होती है, अलग अलग होती है टेक्नोलॉजी, ठीक है गाइस। जस्ट अगर आप पढ़ोगे तो, अगर आपने पढ़ा हो तो पता होगा कि होम एंड फॉरेन कंट्री
अबंडेंट होती है अब अपने अपने पैटर्न पर, मतलब होम के अंदर कुछ और चीज है, फॉरेन के अंदर कुछ और चीज है, मतलब लैंड और लेबर, लैंड और कैपिटल, लेबर और कैपिटल। ठीक है, तो ये गाइस अपने माइंड में चीजों को क्लियर करके चलिएगा। काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, बेसिकली ये एक तरह की थ्योरम है, वो आपसे थ्योरम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसी सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द हेक्शन ऑयल मॉडल। ठीक है, हेक्शन ऑयल मॉडल को एक्सप्लेन करो भाई कि वो कौन सा मॉडल है। ठीक है, सिंपल गाइस कनेक्टिविटी है। फिर सी है सेलिल फीचर, गाइस यू हैव टू राइट द फीचर्स एक्चुअल ऑल इन मॉडल गाइस, दैट इज 2 into 2 मॉडल, दैट अगर आपको मालूम हो तो 2 into 2 मॉडल एक्चुअल ऑल इन, मतलब दो कंट्रीज दो प्रोडक्ट एंड उसको बनाने के लिए दो इनपुट्स, एंड हर कंट्री अपने अपने इनपुट में अबंडेंट होगी, और वो कंट्री क्या होगी, उनमें जो दो गुड्स बन रहे होंगे वो गाइस इंटेंसिव होगी किसी एक गुड को बनाने के लिए। मतलब कह सकते हो कोई, जैसे मान लो इंडिया के अंदर लेबर ज्यादा, तो लेबर स्पेशलाइज्ड गुड्स इंडिया में बनेंगे। ठीक है, वो लॉजिक है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, बहुत ज्यादा डिटेल गाइस मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, ऐसी चीजों को गाइस अपने माइंड में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहते हैं यहाँ पे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइस, ये जो है आई थिंक मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर दिया था, सेक्शन ऑल इन एक्सप्लेन द मेन फीचर्स and also analyze the factor price equalization. And guys, factor price equalization, guys, again this is the very important question, factor price equalization guys, just मैं आपको बता देता हूँ, factor price equalization W by R, wage और rent, wage for W for मतलब wage and R for rent। ठीक है, and W by R, ठीक है, फॉर फॉरेन कंट्री एंड फॉर होम कंट्री, तो इनकी बीच का डिस्कशन, और ऑब्वियस बात है इनकी इक्वालिटी, तो इक्वालिटी के पीछे क्या क्या थ्योरम कॉन्सेप्ट्स है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं, एंड आल्सो व्हाट इज इट्स रिलेशन विद द इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। गाइस, दिस इज द हेक्शन ऑलिन्स एक्सेप्शनल कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन कंसेप्ट है। एक्सेप्शंस में इसलिए कह रहा हूं कि जर्नल डिस्कशन में तो नहीं मिलेगा आपको, जब आगे आप प्रोसीड करोगे ना तो आखिर में आपको थोड़ा सा दे रखा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मोबिलिटी। आई रिपीट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप सोचो लेबर है, अब देखो एग्जांपल दिमाग लगाओ, लेबर है, होम में भी फॉरेन में भी है, लेकिन होम की लेबर जो है अगर वो फॉरेन में जाके काम कर रही है, फॉरेन की लेबर होम में जाके काम कर रही है, तो लेबर का इधर उधर जाना क्या इंपैक्ट डालेगा कंट्री की प्रोडक्शन पर। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस। ठीक है, सेम इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल ऑल इन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, तो इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज उन्होंने ये तो चीज पूछ ली है कि डिस्कस द एक्चुअल ऑल इन मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बट आल्सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिकार्डिंग मॉडल। तो गाइस एक बहुत बेसिक अगर मैं डिफरेंस बता दूं आपको, वैसे तो गाइस आपको स्टडी करना है, नहीं किया हो तो करना है, कर लिया तो आपको शायद पता लग गया होगा। Ricardian model is based on 2 into 1 factors। ठीक है, 2 countries 2 commodities and 1 factor of production, and Heckscher Ohlin is based on 2 into 2 2 countries 2 commodities and 2 factor of inputs। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिए गाइस, काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। एंड ऑल्सो गाइस ऐसा देखा गया है गाइस, जैसे कि ये लियोंटिफ पैराडॉक्स, गाइस लियोंटिफ पैराडॉक्स इज आल्सो कनेक्टेड टू हेक्चर ऑलिन। तो गाइस जब आप हेक्चर ऑलिन को पढ़ रहे होंगे तो तभी गाइस आप लियोंटिफ पैराडॉक्स को भी पढ़ लेना। मैं आपको बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन अगर इसके बारे में दूं तो गाइस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, लियोंटिफ he was also the one of the finest economics of the world। ठीक है, वर्ल्ड के टॉप लेवल के इकोनॉमिक्स के टॉप लेवल का मतलब हो जाता है जिनका नाम मतलब बड़े शान से लिया जाता है, छोटे मोटे इकोनॉमिक्स नहीं थे। तो इकोनॉमिक्स तो गाइस हर वो पर्सन होता है जिसने पीएचडी कर ली, इवन गाइस एमए इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के बाद भी अगर आप कुछ एनालाइज कर रहे हो तो आप इकोनॉमिक्स तो जस्ट बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये गाइस लियोंटिफ हो गए, रिकार्डियन हो गए, एडम स्मिथ हो गए, हेक्शन ऑलिन हो गए, ये वो इकोनॉमिस्ट जिन्होंने जिंदगी लगा दी है अपने टॉपिक पर, जिंदगी पूरी लगा दी है अपने टॉपिक्स पर। ठीक है, तो हम मान के चल सकते हैं इनके टॉपिक्स काफी इंटरेस्टिंग। तो गाइस इन्होंने बताया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के बाद इन्होंने कुछ डेटा लिया था, आई थिंक कुछ कंट्रीज का,
25 कॉमोडिटी नहीं 25 कंट्रीज थी एंड 127 कॉमोडिटीज थी। ठीक है, जस्ट उन्होंने कुछ कंट्रीज कुछ कॉमोडिटीज का एग्जांपल लिया था इनमें। इन्होंने और ये देखा था, इन्होंने जैसे यूएस को सबसे मेन रखा था और इन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि भाई हेक्सर ऑलिन एचओ मॉडल वायलेट हो रहा है। मतलब मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं इसके बारे में, तो यूएस जो था वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री था, बट यूएस जो है कैपिटल अबंडेंट होने के बावजूद भी लेबर इंटेंसिव गुड्स बना रहा था। ठीक है, लेबर इंटेंसिव गुड्स का मतलब हो जाता है वो गुड्स बना रहा था जिसमें लेबर की जरूरत होती है, जबकि गैस लेबर की जरूरत वाले गुड्स तो वो कंट्री को बनाने चाहिए जहाँ पे लेबर ज्यादा है, और गैस यूएस में लेबर नहीं थी, कैपिटल ज्यादा था, तो कैपिटल को कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाने थे, बट यूएस को कैपिटल इंटेंसिव गुड बनाने थे, बट यूएस क्या बना रहा था, लेबर इंटेंसिव गुड। तो लियोन्टिफ पैराडॉक्स उसे कहते हैं। ऑल्सो लियोन्टिफ सॉल्व दिस पैराडॉक्स हिमसेल्फ। ये उन्होंने ये बोला था कि जो यूएस लेबर इंटेंसिव गुड्स जो बना रहा है, दे आर दी हाईली स्किल्ड लेबर गुड्स। लेबर इंटेंसिव गुड मतलब सिर्फ यूएस के पास ही वो लेबर है, सिर्फ और सिर्फ यूएस उस लेबर का मालिक है जो हाईली स्किल्ड है, जिसपे पहले कैपिटल लगाई है उसके बाद वो लेबर बन रही है। मान लो एग्जांपल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो आईटीशन जो आईआईटी से स्टूडेंट पास आउट है, ठीक है, या चलो वर्ल्ड लेवल की बात कर लो तो नासा। अब नासा में काम करने वाला साइंटिस्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल मैंने कहीं पर पढ़ा था कि यूनिवर्सिटीज हो गई या इंस्टीट्यूशन होगा जैसे नासा ही हो गया, ये लोग अपने एम्प्लॉयज को खुद तैयार करते हैं। मतलब एंट्री हो गई, फिर ट्रेन करते हैं। अब वो जो लेबर एज एन आफ्टर ट्रेनिंग वो जो लेबर है, अब वो लेबर सिंपल लेबर नहीं है, वो स्किल्ड लेबर है, समझ रहे हो, स्किल्ड लेबर। तो अगर वो काम कर रही है तो वो कैपिटल इंटेंसिव कम्युनिटी में ही काम करेगी और वो स्किल्ड लेबर काउंट होगी। तो गाइस लियोन्टिफ पैराडॉक्स इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट गाइस इट इज ओनली यूनिट नंबर 1, हैवी वेटेज है गाइस यूनिट नंबर 1 की। 12 से 20 नंबर के गाइस आप लोग वेटेज लेके चलना। ठीक है, ऐसे सिमिलरली गाइस यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। बहुत बेसिक डिफरेंस बताऊं तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज सजेस्टेड बाय एडम स्मिथ। वो गाइस जब आप स्टडी करोगे ना तो इनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी टॉपिक में गाइस ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय रिकार्डियन। ठीक है, रिकार्डियन ने गाइस सबसे पहले ये कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का कंसेप्ट डिस्कस किया, उसके बाद में हेक्सर ऑलिन वगैरह इन सब ने इस्तेमाल किया। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द अदर इकोनॉमिक्स स्टॉपलर्स Samuelson's theory of international trade। ठीक है, it basically one time reading, just read this topic। ठीक है, read this topic in from the unit number 1 and you will get the decent knowledge about this topic। ठीक है, and guys it is also because guys this topic ये जो international economics है ना guys बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ब्रॉड नॉलेज देता है आपको। ठीक है, जस्ट तो इसको पढ़ते हुए ये मत सोचना कि भाई ठीक है सिलेबस जल्दी से खत्म करना है। ठीक है, तो कुछ दिमाग में रखना। गाइस ध्यान रखना वेटेज वाली यूनिट्स पहले ही है, उसके बाद की यूनिट का ज्यादा वेटेज करनी है। बेटा ये यूनिट नंबर 1 सॉरी यूनिट नंबर 2 इट इज अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट दैट इज अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस ऑफ ट्रेड। में एक क्वेश्चन फ्रेम्ड होता है प्रोडक्ट साइकिल लाइफ साइकिल। ठीक है, काफी बार पूछा है, इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, पोजनर वर्नर थ्योरी से रिलेटेड पूछा हुआ है, ये सारी स्टेजेस पूछी हुई हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ट्राई कि आप इसको स्टडी कर लो एक बार। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में जस्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसका गाइस आप इसको वन टाइम रीड कर लेना। मेरे हिसाब से ये ही इंपॉर्टेंट है, आया तो बाकी और आने के चांसेस नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 1% आने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो गई शॉर्ट नोट में हो सकता है, और आपको पता है 3 मार्क्स में 3 नंबर में गई 3 मार्क्स में गई आ सकता है, उससे ज्यादा की इसकी वेटेज नहीं है। ग्रेविटी मॉडल है जो 2-3 बार पूछा गया है, तो लेकिन गाइस ये अगेन 2 to 3 मार्क्स। तो ग्रेविटी मॉडल इज व्हाट, इट्स बेसिकली ओल्डेस्ट थ्योरी। आई रिपीट, इट्स ओल्डेस्ट थ्योरी। देखो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी टॉपिक को जानते हो, जैसे कि मैं अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को जानता हूँ, ठीक है, तो वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक मैंने कहीं भी पढ़ा हो,
लेकिन अगर वो कहीं और भी आ गया इस्तेमाल हो रहा, मान लो यही टॉपिक यूपीएससी में इस्तेमाल हो रहा है, यही टॉपिक आरबीआई एग्जाम्स में इस्तेमाल हो रहा है, या फिर यही टॉपिक हम पीएचडी लेवल पर इस्तेमाल हो रहा है, तो भाई वो नॉलेज हमारी बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है, वो नॉलेज हमारी इतनी स्ट्रांग रहनी चाहिए कि हमें पता लग जाए हाँ भाई ये चीज ऐसे है। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रेविटी मॉडल, इट वाज दी it is the oldest theory and suggested by David Hume। बस ये इतना कहना चाहते थे, जो कि फेल्ड हो चुकी है, फेल्ड नहीं कह सकते, क्रिटिसाइज हो चुकी है। ठीक है, क्रिटिसाइज हुई है। फेल्ड होने का अलग होता है, क्रिटिसाइज होने का अलग होता है। मतलब क्रिटिसाइज का मतलब हो जाता है कि मुझे मान लो किसी इकोनॉमिक्स की बात पसंद नहीं है, तो मैं उनसे बेटर बात बता दूंगा। ये नहीं बोलूंगा कि वो लोग गलत बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ उनके में काफी सारी नेगेटिविटीज है। ये कहते थे कि जो कंट्री जितना करीब है उनमें ट्रेड उतना ज्यादा होगा, जो कंट्री जितना दूर है उनमें ट्रेड उतना कम होगा। इनके हिसाब से एक ही इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ट्रेड है, इनके हिसाब से, ग्रेविटी मॉडल के हिसाब से। ठीक है, और इनके हिसाब से है कि जापान में और पाकिस्तान का कंपेरिजन करें इंडिया से ट्रेड का, तो पाकिस्तान से सबसे ज्यादा ट्रेड है, बांग्लादेश से ज्यादा ट्रेड है, चाइना से ज्यादा ट्रेड है, जापान से, यूएस से, सऊदी अरेबिया से, कनाडा से, इनसे कम ट्रेड है। ठीक है, ये जस्ट ये कंसेप्ट इन्होंने बोला था। वो कितना सही है, कितना क्रिटिसाइज किया गया, वो तो कहते हैं स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पर। ठीक है गाइस, एज ऑल्सो गाइस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which is asked in your exam as a short note, 2 to 3 marks, और ज्यादा वेटेज इसकी मुझे लगती नहीं है। दैट इज इंटर एंड इंटर इंडस्ट्री ट्रेड। ठीक है, 2 से 3 बार ये पूछा गया है। आप इसको शॉर्ट नोट की तरह स्टडी करना, लेकिन जब आप इसको स्टडी कर लोगे, पढ़ लोगे, तो कहीं देख आपका माइंड ओपन हो जाएगा, इससे रिलेटेड थोड़ा ब्रॉड माइंड हो जाओगे आप लोग इसको समझने में, सुनने में। ठीक है, एक्चुअली होता है क्या है, जरा दिमाग लगाना। इंट्रा और इंटर इंडस्ट्री ट्रेड, देखो इंटर इंडस्ट्री ट्रेड होता है विद इन अ कंट्री। आई रिपीट, मैं ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, विद इन अ कंट्री। और इंट्रा होता है आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, और ध्यान रखना, यहां से स्टार्टिंग होती है आपकी। एक तो तुम्हारा ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी, यहां से गए आपकी होती है मॉडर्न ट्रेड थ्योरी की शुरुआत होती है, मॉडर्न ट्रेड थ्योरी। और इसका जो आपको कंसेप्ट दिखता है वो दिखता है यहाँ पे इकोनॉमिक स्केल में। यहां से आपका मॉडर्न ट्रेड थ्योरी दिखेगा आपको। ठीक है, मॉडर्न ट्रेड थ्योरी। ठीक है, मॉडर्न ट्रेड थ्योरी तो थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल पे स्टडी करिएगा। ठीक है, और बाकी नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गैस बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें तो गैस ये सब चीजें होती हैं। भले क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम मना नहीं कर रहे हैं, पूछा हुआ है, लेकिन ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 में काफी कुछ इंटरेस्टिंग है पूछने के लिए। ठीक है, नाउ गैस अब ये थोड़ा सा वेटेज कम आ जाएगी, गेन फ्रॉम फ्री ट्रेड एंड वेलफेयर। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फ्री ट्रेड का कंसेप्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्री ट्रेड, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड। ठीक है, तो गाइस फ्री ट्रेड, अच्छा फ्री ट्रेड का मीनिंग भी क्या होता है, फ्री ट्रेड का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मतलब आप ऐसा मान लो, फ्री ट्रेड का मीनिंग कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड कर रही है, तो वो आपस में टैरिफ इंक्लूड नहीं कर रही, टैरिफ। ठीक है, उनको जो कॉस्ट फेस की जा रही है वो विदाउट टैरिफ फेस की जा रही है। ठीक है, सो जब हम कहते हैं ना कि टैरिफ नहीं है या फिर देयर इज नो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट, so it means that it's a free trade। ठीक है, which is not famous in world till now। अब ये फेमस नहीं है वर्ल्ड में, क्योंकि फ्री ट्रेड तो नहीं हो सकता। अगर फ्री ट्रेड होने लगा था ना तो दिक्कत हो जाएगी। फ्री ट्रेड का नुकसान ये होता है कि फिर किसी कोई भी कंट्री में कोई भी आकर चीजें बेचेगा और नुकसान होम कंट्री को होगा। ठीक है, तो ये चीज का थोड़ा स्टडी करिएगा। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाना। तो मैंने बताया था ना, यहाँ से आपका मोनोपोलिस्टिक कंसेप्ट मतलब स्टार्ट हो चुका था। देखो आगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन गाइस कहाँ होता है, मैं आपको बताता हूँ, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में गाइस ये चीजें आती हैं, तो गाइस इसको प्लीज ही माइंड से स्टडी करिएगा। ठीक है गाइस, ये जस्ट इतना सा इंपॉर्टेंट है, वन टाइम रीडिंग करना, बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 4 गाइस, नो डाउट इट्स इंपॉर्टेंट।
मतलब यूनिट नंबर 3 में जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी स्केल का कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में, जो गाइस ऑलरेडी आप यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। यूनिट्स आर इंटरलिंक्ड, ठीक है, बड़े ध्यान रखना, यूनिट्स आपस में इंटरलिंक्ड है। ये अलग से कंसेप्ट आता है, दैट इज थ्योरीज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, दैट इज टैरिफ। देखो इससे पहले हमने बात करी थी फ्री ट्रेड की, लेकिन guys, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टैरिफ की, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको एक बार स्टडी करिएगा, दैट इज टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑफ ट्रेड। Guys, again this is a very 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 important। आप मान के चलो 100% गारंटी है इस टॉपिक के आने की। प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, दीज आर द क्वेश्चंस, कैसे भी पूछे जा सकते हैं, तो गाइस इसको थोड़ा सा स्टडी करिएगा। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म टैरिफ नॉन टैरिफ के बेसिस पे भी आ सकता है और इस नेम से भी आ सकता है, ठीक है गाइस। तो आपको स्टडी करना है, दीज आर द क्वेश्चंस एंड नो डाउट डंपिंग एंड एंटी डंपिंग क्वेश्चन चांसेस हैं, लेकिन गाइस मैं इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं क्योंकि ऑटो में ऑलरेडी गाइस यहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम हो चुके हैं। एग्जामिनर अगर यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन फ्रेम करता है तो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ या फिर प्रोटेक्शनिज्म को क्वेश्चन में फ्रेम करेगा, ठीक है। लेकिन आप देखें तो ये भी काफी अच्छे बार पूछे जा चुके हैं, मतलब काफी ठीक ठाक। तो गाइस इट्स वन टाइम रीडिंग, बिकॉज देखो डंपिंग एंटी डंपिंग बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब डंपिंग इज व्हाट, दैट इज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, राइट। डंपिंग का मतलब होता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देयर आर टू मार्केट्स, यू आर अ प्रोड्यूसर और अ सेलर, you sell your product in home market as well as in foreign market, it's dumping, but your nature will be changed, that means what, आप होम में किसी और नेचर से काम कर रहे हो, फॉरेन में जाके किसी और नेचर से काम कर रहे हो। जैसे वो कहते हैं ना कि अपने इलाके में तो भाई ये किंग है, लेकिन बाहर गया तो जैसे ना जाने कितने लोग मिले हमें, है ना। तो वही वाला कंसेप्ट आ जाता है, भले अपने इलाके में वो मोनोपोलिस्ट या अपनी होम कंट्री में इंडिया में वो मोनोपोलिस्ट की तरह काम कर रहा हो, लेकिन जब वो बाहर कंट्री में जाएगा तो जैसे ना जाने कितने सारे मोनोपोलिस्ट है, जो फिर वो मोनोपोलिस्ट नहीं होगा, फिर वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। दैट इज जंपिंग, ठीक है। तो वो चीज़ आप एक बार स्टडी करिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी ये सब चीज़ें इसी से कनेक्टेड है, प्रोटेक्शन रेट। मैं आपको बता सकता हूँ ये 100% ये जो यूनिट से क्वेश्चन फ्रेम्ड होगा, और मैं आपकी फ्रेमिंग बता देता हूँ, 12 से 20 नंबर की वेटेज है, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ तक फ्रेम हो सकता है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। देखो 4 क्वेश्चन पूछे जाने 20 नंबर के लिए, ठीक है। तो वो यही ये बड़ा हो सकते हैं ये यूनिट्स, ठीक है। लेकिन अगर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया ना, फिर 12 नंबर की फिर 12 नंबर का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए गाइस तो थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा चीज़ों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड काफ़ी ठीक ठाक लेंथ है इस चैप्टर की, एंड पास्ट ईयर्स लेवल पे गाइस काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है ना बच्चा। नाउ गाइस अनदर कंसेप्ट दैट मतलब अनदर यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 5, रोल ऑफ द WTO इन ट्रेड पॉलिसी। देखो आपका जो, अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो आपका जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक पार्ट था वो पार्ट जिसमें आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ट्रेड को सीखा। ट्रेड का मतलब हो गया ट्रेडिशनल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी, और थोड़ा बहुत आपने वहां पे कंसेप्ट सीखे थे, दैट वाज बेसिकली बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स, दैट इज टैरिफ, कोटा, ठीक है। दीज आर दी ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। ध्यान रखना आपने ये जो ना इंपोर्ट ड्यूटी, दैट इज टैरिफ, ठीक है। कोटा, कोटा इज ऑल्सो द बैरियर, ठीक है। तो दीज आर द बैरियर्स, ठीक है। ये आपने सीखा था। नाउ द कंसेप्ट इज दैट के अब जो चीजें ऐड हुई हैं वो अब थोड़े ना थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऐड हो रहे हैं। यहां तक आप डेरिवेशंस को भी इस्तेमाल कर सकते थे, डायग्राम्स को भी इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ से फ्रॉम यूनिट नंबर 5 ऑनवर्ड्स यहाँ से ना आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट डिस्कस स्टार्ट हो गया, और कुछ ना कुछ गाइस यहाँ पे आपके करंट इश्यू मतलब जर्नल इश्यूज डिस्कस होने लगेंगे, ठीक है। ये चीज गाइस अपने माइंड में रखिएगा, जर्नल इश्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे अब देखो गेट्स, इंडिया ट्रेड इन सर्विसेज एंड गेट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब भाई इंडिया का ट्रेड इन सर्विस
कैसा रहा है सन 2000 के बाद से, ये बताओ। समझ रहे हो, जर्नल इश्यूज आ गए यहाँ पे। अब इसका पुरानी थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, इस क्वेश्चन का पुरानी किसी थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, सन 2000 के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर ट्रेडिंग सर्विस अगर आप देखें, ट्रेडिंग सर्विस, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, दैट इज गेट्स, ठीक है, जर्नल एग्रीमेंट इन ट्रेड इन सर्विस, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्विस इन ट्रेड इन सर्विस, ठीक है, ट्रेड इन सर्विस, इसका मतलब क्या है, जब आप टॉपिक को पढ़ रहे हो तो ट्रेड इन सर्विस, और वो ट्रेड इन सर्विस वर्ल्ड का लेवल का तो पढ़ लेना, लेकिन इंडिया का पढ़ना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट इंडिया थ्योरी, ठीक है। तो लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि इसके ऊपर बेस्ड हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गाइस यहाँ पे पूछे, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज गाइस टू द पॉइंट एंड एक ही कंसेप्ट जो 12 पूछा गया, मैंने लिखा इसलिए आपके लिए क्योंकि आपको पता लग जाए, हाँ भाई ये टॉपिक काफी बार पूछा हुआ है। हाँ, दोहा राउंड स्टडी करना एंड डब्ल्यूटीओ, जिसका डब्ल्यूटीओ आप डिस्कशन जो करोगे वो इंडिया से कनेक्टिविटी करके स्टडी करना, ठीक है। यू हैव टू बेसिकली कनेक्ट इट विद इंडिया, ठीक है, इंडिया के साथ इसको कनेक्ट करना है आप लोगों को, ठीक है बेटा। चलिए जी आगे जस्ट डिस्कशन करते हैं, दोहा राउंड आदि क्वेश्चंस, ठीक है। सब कॉन्सेप्ट बाकी गए, आगे की जो यूनिट्स हैं वो बहुत ज्यादा वेटेज की नहीं रखती हैं। अगर मैं इस यूनिट की वेटेज आपको बता दूं यहाँ पे, तो मोरलेस गाइस इस यूनिट की वेटेज मिनिमम आपकी 6 to 12 मार्क्स की, ठीक है। 6 से 12 नंबर की वेटेज है इस यूनिट की, भाई उसी हिसाब से आप इसको थोड़ा सा स्टडी करिएगा। उसके बाद गाइस ये नो नीड टू रीड, मत रीड करना, लेकिन गाइस यस बैलेंस ऑफ पेमेंट नंबर 7, गाइस ये आपकी मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो 12 से 20 नंबर का गाइस यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इट इज ऑल अबाउट 12 to 20 मार्क्स, ठीक है। 12 से 20 नंबर गाइस यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, तो गाइस यू हैव टू फोकस इट इन अ वेरी डिसेंट वे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। हाँ, अब मैं आपको क्या बताता हूँ इसका फायदा क्या, इस टॉपिक को आपने इस एक जगह और देखा, दैट इज MEC 002, ठीक है, इन योर फर्स्ट ईयर, जब जब आप लोग फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है, तो आपने कहीं वाला टॉपिक देखा होगा MEC 002, तो ये वहां से आपको हेल्प मिल सकती है। और अगर गाइस आप ये दोनों पेपर कंबाइंड दे रहे हो सकता है, तो गाइस बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये टॉपिक गाइस कंप्लीटली कनेक्टिविटी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है, सरप्लस क्या होता है, टू द पॉइंट गाइस, कोई किंतु परंतु नहीं है। और गाइस भले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेकिन गाइस आपको एक ही कंसेप्ट स्टडी करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट्स ऑल अबाउट 3-4 पेजेस, नहीं ज्यादा हो जाएंगे, आई थिंक 9-10 पेजेस इन योर बुक्स एंड इन आवर नोट्स 3-4 पेजेस गए, 3-4 पेजेस में हमारे नोट्स में ये कंसेप्ट कंप्लीट किया जा चुका है, ठीक है। इस गाइस अब अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। आफ्टर दैट गाइस यूनिट नंबर 8, अगेन गाइस इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन के लिए गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम एंड एक्सचेंज रेट एग्जाम, ठीक है। ब्रेटन वुड सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, गोल्ड स्टैंडर्ड गाइस, जस्ट रीड एट वन टाइम, इट्स वन टाइम रीडिंग, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा बहुत डिटेल जाना गाइस, बिकॉज थ्योरी क्वेश्चन है। जहां तक हम देखो आपको पैटर्न पता होना चाहिए, 4 क्वेश्चन आएंगे आपके सेक्शन ए में, तो 4 में से 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन, सो रिमेंबर दैट यू हैव टू स्किप 2 क्वेश्चंस, ठीक है। और यू डोंट बेसिकली डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन जिनमें आपका हल्का सा भी हाथ टाइट हो, ठीक है, जिनकी आपको हल्की सी नॉलेज कम दिख रही है। एंड इन सेक्शन बी बेसिकली they give you a 7 question and you have to attempt any 5 out of 7, ठीक है। ये भी कहते आप अपने माइंड में बेसिकली रखिए, ठीक है। दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, सिंपल कांसेप्ट्स हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट again theory based question, these questions basically asked in a short note basis, जस्ट वो आपसे कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक क्या होता है, IMF क्या होता है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। SDR, ठीक है, SDR आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गाइस, SDR बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहते हैं। अब SDR को एक तरह से करेंसी मान लो, लेकिन करेंसी का सेंस हो जाता है, मतलब आप ऐसा मान के चलो जैसे होता है ना कि कूपन्स मान लो, कूपन्स, ठीक है। जो इंडिया IMF से पैसा लेता है, इंडिया IMF से पैसा ले रहा है, तो IMF ने उनको कुछ
लीगल डॉक्यूमेंट दे रखे हैं भाई, इस डॉक्यूमेंट के बदले आप इतना पैसा ले लो, ठीक है। तो जितने डॉक्यूमेंट्स, जितने कूपन से कम होते जाएंगे उतना पैसा लेने की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है guys? तो SDR समाओ एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नाउ अगेन दिस इज द थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, नो डाउट मे बी आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है गाइस? आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। दैट इज इंटरनेशनल डेप्थ, एक डेप्थ कंसेप्ट आ रहा है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे वो इंटरनेशनल कंसेप्ट जा चुके हैं, अब यहाँ पे जनरल थ्योरी डिस्कशन चल रहे हैं, ठीक है ना गाइस? तो वो चीज आप अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा। इट्स ऑल अबाउट वन टाइम रीडिंग, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। गाइस दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। जस्ट आपको मालूम हो चाहिए इन 1950s और 60s इंडिया ने अपने मतलब सब्स्टिट्यूशन किया था। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो जाता है जिस चीज को पहले इंपोर्ट कर रहा था उसको उन्होंने बनाना स्टार्ट किया और उसको उन्होंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और जिस चीज को वो एक्सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, उसको उन्होंने इंपोर्ट स्टार्ट कर दिया। जस्ट ये कंसेप्ट से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इंटरचेंज कर दो। भाई जैसे एग्जांपल है, एज एन मैं आपका मेंटर हूँ, ठीक है। पहले कई साल पहले मैं पढ़ता था, मैं स्टूडेंट था, तो मैं सर्विस लेता था, मतलब पढ़ता था, किसी अपने टीचर्स की सर्विस लेता था, ठीक है। आज मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, पहले मैं इंपोर्टर था ऑफ सर्विस, एजुकेशनल सर्विस। नाउ आई एम द एक्सपोर्टर ऑफ एजुकेशनल सर्विस, ठीक है। तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, ठीक है ना गाइस? तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसके बाद की गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन पर इतना तो गाइस आप यहाँ तक देख लेना, इट्स ओनली वन टाइम। हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप मान के चल सकते हो, दिस ओनली दिस कंसेप्ट, ठीक है। Prebisch arguments on the behavior of terms of trade guys, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। एंड मेरे ख्याल से ये देखो इंडियन ट्रेड इन सर्विस का ये पहले भी स्टडी कर चुके, दोबारा से रिपीट टॉपिक्स ऐड हुए हैं इसके, ठीक है। नाउ यहाँ मैं आपसे गारंटी ले सकता हूँ, भले ही आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़े। देखो गाइस, 4 क्वेश्चन में तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन वहां छोड़ने हैं, 2 क्वेश्चन वहां छोड़ने हैं, दोनों सेक्शन से, ठीक है। और ये हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन मिल जाए जो आपको आते हो जाए, लेकिन गाइस फिर भी इस टॉपिक को रीड कर लेना, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं अगर बोल लूँ वेरी 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 मतलब मेरी 100% गारंटी है। अब देखो मैंने बहुत कम जगह 100% गारंटी ली है, बहुत कम जगह। और एक चीज और, जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं ना, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता लग गई होगी कि 100% बंदे ने बोला है तो कुछ ना कुछ बात होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत स्टार्टिंग वीडियो देखते ही स्किप कर दी होगा। नहीं देखो, कोई भी मेंटर होता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी टीचर की बात करो, किसी भी मेंटर की बात कर रहा हूँ, किसी भी कोच की बात कर रहा हूँ, अगर हम लोग कोई वीडियो लेकर आते हैं तो गाइस बहुत रिसर्च कर लेकर आते हैं, ठीक है। वो हो सकता है कि आपको उस टाइम काम की नहीं लग रही हो, आपको उस टाइम मजे ना आ रहे हो, ठीक है। मल्टीपल रीजन हो सकता है, आप उसको देखना नहीं चाह रहे हो उस टाइम, ठीक है। लेकिन गाइस हम बहुत रिसर्च कर आते हैं, तो बहुत रिसर्च करिए उसके बाद ही हम चीजों, ठीक है। जस्ट नो डाउट इट्स ऑल अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, ठीक है। तो आप इसको प्लीज स्टडी करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी गाइस इसमें और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस ऑटोमेटिकली अगर आप वो पढ़ लेते हो तो ये सब चीजें गाइस अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हाँ ये वन टाइम रीडिंग के लिए मैं बिल्कुल बोलूंगा, वन टाइम रीडिंग बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि ई स्टेशन क्राइसिस, ठीक है, ई स्टेशन क्राइसिस 1997, इस चीज को थोड़ा सा रीड करिएगा क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट थी इंडिया की भी, क्योंकि ईस्ट एशियन, ईस्ट एशिया गाइस इंडिया कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है। ये स्टिल इसलिए गाइस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स वन टाइम रीडिंग कंटेंट, ठीक है। नाउ नाउ आई पर्सनली रिकमेंड कि प्लीज रीड दिस टॉपिक, आई रिपीट 100% गारंटी, मैं आपको उसकी गारंटी देता हूँ, ये आएगा जरूर। वो बात अलग है कि आपको क्वेश्चन एक लिमिट से ज्यादा दिख रहे होंगे कि हाँ सर अपने आपने आप मान के चलो तो पेपर अटेम्प्ट हो जाए इतनी जगह में 100% बोल चुका हूँ, ठीक है। लेकिन क्या फिर भी आप एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें आप, ठीक है। इसके बाद गाइस ये सब चीजें आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट, रीड कर लेना गाइस देखो क्वेश्चन पूछे हुए तो हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गाइस अगर मोरलेस आपका
जितना अटेम्प्ट करना है भाई, 2 क्वेश्चन सेक्शन ए से अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन सेक्शन बी से अटेम्प्ट करने का, उससे ज्यादा आप नॉलेज ले चुके, ठीक है, उससे ज्यादा आप नॉलेज ले चुके हो। तो मेरे हिसाब से इसका इन सब टॉपिक्स को वन टाइम रीड करना। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गाइस, ये जो पीडीएफ है आप इसको ले लेना, ठीक है, ये जो पीडीएफ है गाइस आप इसको ले लेना, इसको एक बार स्टडी जरूर करना, ठीक है। और जहां जहां मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला उनको स्टडी जरूर कर लेना सबसे पहले, ठीक है गाइस। एंड द वन मोर थिंग, दीज आर दी सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से पूछा हुआ है, ठीक है। टर्म्स ऑप्टिमम टैरिफ, पता है क्या रहा होगा, जिस बुक को रिकमेंड किया गया है, रीडिंग्स को रिकमेंड किया है, वहां पे होगा, वहां पे होगा, लेकिन जो इग्नू ने आपको वो जो बुक्स बना के दिए वहां पे नहीं दिया, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है आपको ना मिले। ग्रोथ ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये सब चीजें गए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो मुझे लग रहा था एक्स्ट्रा टॉपिक से आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कुछ कॉमन टॉपिक्स हो जो ऊपर भी हो, ठीक है, तो जस्ट प्लीज इनको रीड कर लीजिएगा एक बार। अगर आज हमने काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस किए हैं, तो गाइस एक रिक्वेस्ट जरूर है, अगर आपके पास में पीडीएफ नहीं है तो फ्रेंड्स आप, मैं आपको बता देता हूँ, इस पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप करिए सैमिकॉन क्लासेस के ऑफिशियल नंबर पर, ठीक है गाइस। बाकी आप हमारी सैमिकॉन क्लासेस की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन गाइस आप डाउनलोड कर सकते हैं, काफी कुछ है वहाँ पे आप लोगों के लिए। और इस पीडीएफ के लिए गाइस आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, इग्नू लिखिएगा, अपना नेम और मेल आईडी लिखिएगा, एंड हम लोग आपको ये पीडीएफ बच्चा भेज देंगे, ठीक है, एंड एट दैट नंबर, ठीक है बच्चा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, अगेन में कुछ ना कुछ लेकर आएंगे गाइस हम लोग यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अदर टॉपिक्स, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।